कैसे हो दोस्तों। फिल्म की शुरुआत होती है महाभारत के युद्ध से, जहां अंत में सारे कौरव मारे जाते हैं और सिर्फ अश्वत्थामा रणभूमि में बचे थे। इसलिए गुस्से से उन्होंने ब्रह्मास्त्र जला दिया जो उत्तरा के गर्भ में जा लगा। यह देखकर श्री कृष्ण बहुत ही क्रुद्ध हो जाते हैं और अश्वत्थामा को श्राप दे देते हैं कि वो जीवित रहेगा कलयुग के अंत तक, लेकिन उसके घाव कभी नहीं भरेंगे और वो हमेशा इसी तरीके से दर्द में रहेगा। उसे इससे मुक्ति तभी मिलेगी जब वो कलयुग में कल के अवतार की गर्भ में रक्षा करेगा। यह बोलकर श्री कृष्ण अश्वत्थामा के सर पर लगी मणि को निकाल लेते हैं। अब हम देखते हैं कि इस घटना को हुए 6000 साल बीत चुके हैं और अब धरती पर सब खत्म हो चुका है। सारी नदियां सूख चुकी हैं, पूरी दुनिया से आबादी खत्म हो चुकी है और अब सिर्फ काशी ही बचा है जिसमें लोग जीवित हैं। हम देखते हैं कि कुछ लोग एक पुरानी सी खटारा गाड़ी में उड़कर जा रहे हैं और उसमें थी एक लड़की जो लड़का बनी हुई थी। जब वो काशी पहुंचते हैं तब हम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी यहाँ की बहुत ही एडवांस है, जहाँ सारे वाहन उड़ रहे हैं। नीचे सभी लोग बहुत ही बुरी हालत में हैं, उन पर अत्याचार हो रहा था और उनसे मजदूरी करवाई जाती थी। उस सिटी के बीच में एक बड़ा सा उल्टा पिरामिड था जिसे कॉम्प्लेक्स कहते थे। दरअसल इस समय में धरती से सारे देश खत्म हो चुके थे और लगभग सारे लोग युद्ध में मारे जा चुके थे। सुप्रीम यास्कीन नाम का एक बहुत ही बुरा आदमी पूरी दुनिया पर अपनी टेक्नोलॉजी और ताकत के दम पर कब्जा जमा कर बैठा था। वो इंसानों से नफरत करता था, इसलिए उसने सभी देशों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और अरबों लोगों को मार दिया। पूरी दुनिया के रिसोर्सेज को उसने उसी कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा करके रखा था। इसकी वजह से नीचे रहने वाले लोग भूख से मर रहे थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स में जाने की कीमत 1 बिलियन क्रेडिट्स थी, जो किसी के लिए भी जाना असंभव था। जब वे शहर के अंदर जाते हैं तब वहाँ सारी लड़कियों को अलग किया जा रहा था, यह जांचने के लिए कि उनमें से कोई फर्टाइल है या नहीं है। उनमें से एक लड़की फर्टाइल निकलती है और गार्ड्स उसे जबरदस्ती ले जाते हैं। तब हमें पता चलता है कि ये लोग सभी फर्टाइल बच्चियों को कॉम्प्लेक्स में भेज देते हैं और इसके बदले में उन्हें 10,000 क्रेडिट्स मिलते थे। यह देखकर एक छोटा सा बच्चा गार्ड्स को उस लड़की के बारे में बता देता है जो लड़के के भेष में आई थी। देखते ही देखते वो सभी उस लड़की को खोजने लग जाते हैं और यहाँ वही बूढ़ा उस लड़की की मदद करता है, जहाँ हमें पता चलता है कि वो बूढ़ा कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि रेबल ग्रुप का लीडर रूमी था। उसके और भी साथी ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स में थे और ये सभी शंभाला नाम की गुप्त जगह पर रहते थे, जिसका पता अभी तक किसी को नहीं चला था। यहाँ हमें पता चलता है कि बॉम्बे में एक बहुत ही बड़ा वॉर हुआ था जिसमें सभी लोग मारे गए थे और तब से ये सभी शंभाला में ही रह रहे थे। अब सवाल उठता है कि ये लोग काशी में क्या कर रहे थे। तो दरअसल यहाँ उन्हें एक स्त्री मिली थी जिसका गर्भ 3 महीने से ज़्यादा का था और उस समय ये एक चमत्कार से कम नहीं था। इस वजह से रूमी को उम्मीद थी कि शायद यही कलयुग के अवतार कल्कि की माता है, लेकिन उसकी यह उम्मीद टूट जाती है जब वो पत्थर चमकता ही नहीं है, जो सिर्फ तभी चमकेगा जब कल्कि का अवतार आएगा। अब इन सबका गार्ड्स के साथ फेस ऑफ होता है जिसमें कई रेबल मारे जाते हैं। रूमी और उस गर्भवती स्त्री को पकड़कर चीफ के सामने लाया जाता है जिसका नाम था कमांडर मानस। इस फिल्म में इसकी एंट्री बहुत ही अच्छी थी। एक सैबर टूथ लायन रूमी पर झपटता है और उसे ये पालतू कुत्ते की तरह ट्रीट कर रहा था। क्या शेर बनेगा रे तू। खैर, कमांडर उस लड़की और रूमी को दोनों को मार देता है। अब हम शंभाला में देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा पेड़ है जो बरसों से सूखा हुआ था और लोग इसके चारों तरफ खड़े होकर इसके हरा भरा होने का इंतजार सदियों से कर रहे थे। उधर काशी में अभी भी कुछ रेबल्स बच गए थे, जिनमें वो छोटी लड़की भी थी जो लड़का बनकर आई थी। उसके ऊपर 5000 क्रेडिट्स का इनाम रखा गया था, इसलिए हर कोई उसके पीछे पड़ जाता है। उनमें से एक रेबल भागते भागते एक जगह पर फंस जाता है और कॉम्प्लेक्स के गुंडे उसे घेर लेते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो उसे पकड़ पाते, फिल्म में एंट्री होती हमारे हीरो भैरव की, जो खुद एक बाउंटी हंटर था। वो उन गुंडों को पीट कर भगा देता है और उस रेबल को अपने कब्जे में ले लेता है ताकि वो इसे कॉम्प्लेक्स में देकर बाउंटी ले सके। उसकी साथी थी एक AI जिसका नाम था बुज्जी। भैरव का एक ही सपना था कि वो कॉम्प्लेक्स में जाकर रहना चाहता था, जहाँ सब कुछ बहुत ही अच्छा था, वहाँ का खाना और वहाँ के सारे सुख। अब हम कॉम्प्लेक्स के अंदर देखते हैं कि छोटे छोटे क्यूब्स में सर्वेंट्स रहते थे जिनका काम था फर्टाइल स्त्रियों की केयर करना। इनको बहुत ही बेकार खाना मिलता था, लेकिन फर्टाइल वुमन को बहुत ही फ्रेश और अच्छा खाना मिलता था। यहाँ हम एक बहुत ही बड़ी लैब देखते हैं जहाँ इस तरह की हजारों फर्टाइल स्त्रियों को रखा गया है।
सारी फर्टाइल स्त्रियों को यहाँ लाकर उनके अंदर सुप्रीम यास्कीन का सीड इंजेक्ट कर उन्हें प्रेग्नेंट किया जाता है। और फिर हम देखते हैं कि एक प्रेग्नेंट वुमन को एक मशीन में डालकर उसके गर्भ में पल रहे बच्चे से एक सीरम निकाला जाता है। इस प्रोसेस में वो स्त्री मर जाती है, जिसके बाद उसे नीचे बनी एक बहुत ही बड़ी भट्टी में फेंक दिया जाता है। ये लोग प्रेग्नेंट औरतों के ऊपर गिनी पिग की तरह एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। कमांडर मानस वो सीरम लेकर सुप्रीम के पास जाता है। उसके साथ उसका चीफ साइंटिस्ट भी था। जब सुप्रीम वो सीरम लेता है तब पता चलता है कि वो सीरम नहीं बल्कि तेज जहर था। चीफ साइंटिस्ट ने सीरम की जगह उसे जहर से मारने की कोशिश की थी, क्योंकि उसे यह सब गलत लगने लगा था और वो यह सब नहीं बर्दाश्त कर पा रहा था। यहाँ सुप्रीम भी बहुत ही गजब था। उसके चारों तरफ कुछ गोले तैर रहे थे, लेकिन वो बहुत ही बूढ़ा था, जैसे हजारों सालों से वो जीवित ही हो। जब वो साइंटिस्ट से बात कर रहा था तभी पता चलता है कि उसने ह्यूमैनिटी को सिर्फ इसलिए तबाह कर दिया था क्योंकि इंसान धरती का बहुत ही बुरी तरह से दोहन कर रहे थे। वे आपस में लड़ रहे थे और धरती को बहुत ही नुकसान पहुंचा रहे थे। सुप्रीम को लगता था कि इंसान में एक डिफेक्ट है और इसलिए वो इस डिफेक्ट को सीरम बनाकर दूर करना चाहता था। प्रेग्नेंट वुमेन्स की केयर करने वाली एक फीमेल सुमति बड़ी ही परेशान थी, क्योंकि वो भी सीक्रेटली प्रेग्नेंट थी, लेकिन वो अपनी प्रेगनेंसी को छुपाना चाहती थी। अगर उसकी प्रेगनेंसी का पता चल गया तो उसको भी उन्हीं प्रेग्नेंट वुमन की तरह इस्तेमाल कर मार दिया जाएगा। यह बात उसकी एक साथी वुमन को पता चल जाती है और तब पता चलता है कि सुमति 5 महीने से प्रेग्नेंट है, जो अपने आप में एक बहुत ही असाधारण घटना है। शायद वो उस समय की इकलौती स्त्री थी जो 5 महीने का गर्भ धारण कर पाई है। सुमति की साथी उसकी प्रेगनेंसी की खबर कॉम्प्लेक्स में दे देती है और उसे भी बाकी प्रेग्नेंट वुमन की तरह कैद कर दिया जाता है। उधर जब भैरव उस रेबल को कॉम्प्लेक्स में देने के लिए जा रहा था तब वो अपने बारे में बताता है कि वो क्यों सेल्फिश है। भैरव ने सबसे क्रेडिट्स उधार ले रखे थे, इसलिए कुछ लोग उसके घर में अपने क्रेडिट्स वसूल करने के लिए आते हैं। भैरव उन सबको चूना लगाने ही वाला था, लेकिन तभी एंट्री होती है हमारी आइटम मतलब भैरव की छमिया रॉक्सी की। उसे कॉम्प्लेक्स में नौकरी लग गई थी, तो भैरव बहुत ही मिन्नतें करता है, जिससे वो उसे भी अपने साथ कॉम्प्लेक्स में 1 घंटे के लिए ले जाने के लिए तैयार हो जाती है। कॉम्प्लेक्स में जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो पूरी एक नई दुनिया है, जहाँ समंदर है, हरा भरा जंगल है और न जाने क्या क्या है। ये भैरव तो खूब घूमता फिरता है, हर चीज़ को एंजॉय करता है, और तभी उसको कॉम्प्लेक्स के गार्ड्स पकड़कर वापस नीचे भेज देते हैं। इधर वो लड़की राया जो छुपती फिर रही थी, उस पर बाउंटी हंटर्स की नज़र पड़ जाती है और वो सब उसके पीछे पड़ जाते हैं। उनसे बचने के लिए वो भागते भागते एक टेम्पल के अंदर छुप जाती है जो ज़मीन के अंदर था। यहाँ एक रोबोट हंटर उस लड़की पर हमला करता है, जिससे हजारों सालों से सोया हुआ अश्वत्थामा जाग जाता है। वो अपने एक ही वार से उस रोबोट के टुकड़े टुकड़े कर देता है और यह देखकर वो खुशी से उछल पड़ती है। वो उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन अश्वत्थामा की संस्कृत उसकी समझ में नहीं आती है। इधर सुमति के ऊपर संकट की घड़ी है, क्योंकि उसके गर्भ से सीरम निकाले जाने वाला था, जिसका मतलब है कि वो अब जिंदा नहीं बच पाएगी। उसे जबरदस्ती उस मशीन में डाल दिया जाता है और उसके गर्भ से सीरम निकालने की प्रोसेस को अभी शुरू ही किया गया था कि तभी पूरी लैब में पावर फेलियर हो जाता है, और जिसकी वजह से सुमति उस चैम्बर से इजेक्ट हो जाती है। वो उस बड़ी भट्टी में गिरने ही वाली थी कि तभी उसकी साथी उसे बचा लेती है, जो कि एक रेबल थी। सुमति को बाहर निकालने के दौरान गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं और इसलिए वो सुमति को भेजकर खुद का बलिदान कर देती है। सुमति बस बाहर निकलने ही वाली थी, लेकिन रास्ते पर बहुत ही बड़ी आग थी। उधर अश्वत्थामा को भी कुछ संकेत मिलने लगते हैं। उस छोटी सी लड़की के पास एक पत्थर था जो चमकने लगा था। दरअसल वह पत्थर ही अश्वत्थामा के माथे की मणि थी। अश्वत्थामा ने जैसे ही मणि को अपने माथे पर लगाया तो उसके सारे घाव भर गए और वो सुमति को बचाने जाता है। सुमति को रेबल अपने साथ ले जा रहे थे, लेकिन तभी उसके व्हीकल को कॉम्प्लेक्स के सोल्जर रोकते हैं। यहाँ रेबल सोल्जर्स को मार देते हैं, लेकिन मरते मरते एक सोल्जर सबको बाउंटी अलर्ट भेज देता है, जिसकी वजह से अब सारे बाउंटी हंटर्स उनके पीछे लग जाते हैं। उन सबसे लड़ते हुए कीरा अपना बलिदान कर देती है। भैरव को भी यही अलर्ट आता है और वो भी अब रेबल्स के पीछे पड़ जाता है। थोड़ी देर बाद रेबल चारों तरफ से राइडर्स से घिर जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि अब खेल खत्म ही समझो, लेकिन खेल तो अब शुरू होता है, क्योंकि वो छोटी सी लड़की राया आती है और थोड़ी ही देर में अश्वत्थामा आता है।
और उन सभी रेडर्स को मार डालता है। 6000 सालों के बाद भी उसकी ताकत कम नहीं हुई थी। यहाँ भैरव और अश्वत्थामा के बीच में भयंकर युद्ध होता है, लेकिन अश्वत्थामा भैरव को हराकर शंभाला में चले जाता है। शंभाला में मरियम सुमति को रहने की अनुमति देती है और तभी बारिश होने लगती है, जो कि हजारों सालों बाद हुई थी। शंभाला में एक हजारों साल पुराना पेड़ था जो सूखा हुआ था, लेकिन आज उसमें भी नए पत्ते आने लगे थे। इससे शंभाला में बाकी लोगों को भी विश्वास होने लगता है कि सुमति के गर्भ में पल रहा बच्चा कल की ही है। इधर भैरव को होश आता है तो उसे हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है, मतलब अब वो कॉम्प्लेक्स में कभी नहीं जा सकता। वो अपने घर पर आकर उस रेबल को छोड़ देता है और वो उसे शंभाला लेकर जाता है। दरअसल ये उसकी एक चाल थी, क्योंकि वो पहले ही कमांडर मानस के साथ एक डील कर चुका था। शंभाला में सुमति को एक विजन आता है जिसमें शंभाला के सारे लोग मारे जा चुके हैं और शंभाला पूरी तरीके से नष्ट हो चुका है, और यह एक आने वाले खतरे का सिग्नल था। भैरव शंभाला में आते ही रेबल को अचेत कर देता है और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि दो अश्वत्थामा, जिनमें एक असली है और एक नकली है, दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं। दोनों अश्वत्थामा के बीच में लड़ाई होने लगती है और तब हमें पता चलता है कि नकली अश्वत्थामा असल में भैरव ही था। यहाँ इन दोनों के बीच बड़ा ही भयानक युद्ध होता है, लेकिन तभी कॉम्प्लेक्स की फोर्सेस भी यहाँ पर आ जाती हैं। कमांडर मानस अपनी पूरी सेना के साथ शंभाला पर हमला कर देता है। इधर भैरव और अश्वत्थामा आपस में लड़ ही रहे थे, उधर कमांडर मानस सुमति को कैद कर लेता है और अपने शिप में ले जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो वापस जा पाता, मरियम उस पर हमला कर देती है और इस लड़ाई में वो भी शहीद हो जाती है। सुमति एक व्हीकल से गिरने ही वाली थी कि तभी अश्वत्थामा उसका हाथ थाम लेता है, लेकिन उसकी पकड़ भी छूट जाती है। सुमति नीचे गिरने लगती है, लेकिन तभी भैरव उसे पकड़ लेता है और अश्वत्थामा भैरव को। इस तरीके से दोनों मिलकर सुमति को बचा लेते हैं। अश्वत्थामा भैरव को घायल कर देता है, लेकिन तभी कमांडर मानस उसे अपनी टेक्नोलॉजी से बांध देता है, जिसके आगे अश्वत्थामा भी मजबूर हो जाता है और उसकी आंखों के सामने मानस सुमति को जबरदस्ती लेकर अपने व्हीकल पर चला जाता है। इसी बीच अश्वत्थामा की लाठी लुढ़कते हुए घायल भैरव के हाथ में आ जाती है और वो लाठी देखते ही देखते चमकने लगती है। भैरव एक एक कर सभी को हरा देता है और कमांडर मानस को भी वो मार देता है। उसे देखकर अश्वत्थामा उसे पहचान लेता है। भैरव सुमति को बचाकर अश्वत्थामा के पास ला ही रहा था कि तभी उसकी मेमोरी वापस आ जाती है और वो अपने पुराने जन्म की बात भूल जाता है। इसलिए वो सुमति को लेकर वहाँ से भाग जाता है। यहाँ हमें पता चलता है कि भैरव ही महाभारत का कर्ण था और यह उसका पुनर्जन्म है। फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन इसके अगले पार्ट का मुझे बेसब्री से इंतजार रहेगा। फिल्म के पोस्ट क्रेडिट सीन में सुप्रीम यास्कीन सुमति के गर्भ से एक बूंद सीरम को खुद में इंजेक्ट करता है और उसके प्रभाव से वो फिर से जवान और ताकतवर हो जाता है। अर्जुन के गांडीव धनुष को यास्कीन आसानी से उठा लेता है और इसी के साथ एक और महाभारत का आगाज हो जाता है। ये मूवी कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना भूलना मत। मैं फिर मिलूंगा एक नई मूवी कथा के साथ। मैं आपका दोस्त नरेंद्र। तब तक के लिए बाय बाय। जय श्री राम।